Hello everyone, welcome back to my beautiful platform, The Nation Grip. आज I will talk about BPSC नोटिफिकेशन। आज हम BPSC नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत बड़े धमाका के साथ सबसे ज्यादा भर्तियां इस बार BPSC लेकर आई है, उसके बारे में हम नोटिफिकेशन पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो BPSC इस बार बहुत वैकेंसी के साथ, बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ आप लोगों को एक सुनहले मौका लेकर के यहाँ पे आई है। बहुत बड़े सुनहरा अवसर जिसमें बहुत सारी पद, बहुत सारी रिक्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग एकीकृत 17th संयुक्त प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 17वीं है ना। ये पूरा बिंदुवार तरीके से अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा, जिसको आप SDM, उनका पद टोटल 200 वोमेन्स यानी गर्ल्स के लिए 67। पुलिस उपाधीक्षक बिहार पुलिस सेवा गृह विभाग आरक्षी शाखा है ना, यानी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस DSP का लेवल 9, ये वेतनमान के अनुसार लेवल है, इसमें सारा लेवल 9 के है। जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी, उनका मेन जो होते हैं विशेष शाखा है ना, जो होमगार्ड होते हैं बिहार गृह रक्षा वाहिनी, उनका मेन जो होते हैं वो लेवल 9 के अंतर्गत आते हैं। उनका भी आपको टोटल मिला करके 12 और 2 फीमेल्स के लिए, सबके लिए आयु भी यहाँ पे बताया गया है 22 वर्ष न्यूनतम आयु SDM के लिए, अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा। उसके बाद फिर पुलिस उपाधीक्षक के लिए भी न्यूनतम 20 ईयर्स। उसके बाद फिर इनके लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी लेवल 9 20 वर्ष। उसके बाद राज्य कर सहायक आयुक्त काराधीक्षक, यहाँ पे देखिए 4th पॉइंट में काराधीक्षक, कारा, यहाँ पे कारा और एक कर में दोनों में डिफरेंस देखिएगा। कारा यानी कि जो जेल में सबसे बड़े अधिकारी होते हैं है ना, बिहार कारा सेवा गृह विभाग कारा, ये लेवल 9 के अंतर्गत आते हैं। उनका भी टोटल 3 वैकेंसी, और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए इसमें नहीं है, टोटल 3 पद। उनका भी मिनिमम एज 20 ईयर्स। और राज्य कर जो है ना, सरकारें जो टैक्स जो वसूलती हैं उनसे रिलेटेड जो विभाग है, राज्य कर सहायक आयुक्त के अंतर्गत जो लेवल 9 में वो भी है। वेतनमान के अनुसार ये डिसाइड किया जाता है, लेवल के अनुसार आपका सैलरी डिपेंड करेगा है ना, कौन से लेवल का आप जॉब कर रहे हैं। विभाग में तो बहुत सारे लेवल होते हैं, उसी लेवल के अनुसार यहाँ पे सैलरी आपका बना है। अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक, फिर मद्य निषेध है ना, ये जो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, ये जो रजिस्ट्री ऑफिस में अवर निबंधक ये सब जो होते हैं। उसके बाद फिर जो बाइंस के रिलेटेड जो ऑफिसर होते हैं, मद्य निषेध है ना, मद्य निषेध, उसके लिए भी टोटल 11 और 3 फीमेल के लिए भी है। उसकी अंतिम आयु 22 वर्ष, अंतिम मिनिमम आयु न्यूनतम उम्र 22 वर्ष 22 ईयर्स। नेक्स्ट पेज में और भी विभाग हैं। अपर निर्वाचन पदाधिकारी जो हमारे चुनाव आयोग के देख रेख करते हैं है ना, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, उनके लिए भी लेवल 9 ही आता है। अवर निबंधक संयुक्त, इन्होंने बताया बिहार शिक्षा सेवा एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारे यहाँ लेवल 9 के अंतर्गत 12, ये सब आरक्षित सीटों के अनुसार है। टोटल 50 सीट, 22 ईयर्स। मिनिमम एज की बात करें तो 22 ईयर्स। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, ये कल्याण विभाग से है, कलेक्टेरिएट ऑफिस समाज कल्याण विभाग से। इसमें टोटल 12 सीट, मेल फीमेल के लिए 3 सीट, ये 22 वर्ष इसका भी है।
सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग समाज कल्याण विभाग से लेवल 9 के अंतर्गत टोटल सीट 9, एक फीमेल के लिए 22 ईयर्स इसका ये भी। सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा समाज कल्याण विभाग ये भी आता है, लेवल 9 के अंतर्गत टोटल 9 सीट 22 ईयर्स। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सबसे ज्यादा, समाज कल्याण विभाग से सबसे ज्यादा भर्तियां आप देख रहे होंगे लगातार, समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। फिर भी समाज हमारा जागरूक नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से इतना ज्यादा प्रोत्साहन, इतना ज्यादा सुरक्षा, इतना ज्यादा फाइनेंशियल देखा जा रहा है, फिर भी हमारा समाज अभी भी बहुत पीछा हुआ है। उससे रिलेटेड हम आगे देखेंगे कौन से विभाग, टोटल 23 या 24 डिपार्टमेंट से मिला करके 1957 टोटल सीट इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे नियोजन पदाधिकारी या जिला नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग से हमारे यहाँ इसमें भर्ती आई हुई है, लेवल 9 भी ये भी है, 14 सीट टोटल 22 ईयर्स, इसमें फीमेल का कोई नहीं है। सहायक योजना पदाधिकारी या सहायक निदेशक योजना एवं विकास विभाग, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी है ना, बिहार परिवहन सेवा, परिवहन से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट से लेवल 7 का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना, यहाँ लेवल 7 स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वेतनमान के अनुसार अगर हम देखें तो लेवल 7 कुछ पैसों का डिफरेंस होगा सैलरी के रूप में। इसमें टोटल पद 4 हैं, इसका भी 21 ईयर्स मिनिमम एज की अगर हम बात करेंगे, मिनिमम एज की अगर बात करेंगे तो 21 ईयर्स। नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग लेवल 7 टोटल 59 और फीमेल का भी 19। रिक्वायरमेंट के अनुसार गवर्नमेंट कैसे निकालते हैं रिक्तियां, रिक्वायरमेंट के अनुसार तथा उनमें मेल और फीमेल में सबसे पहले कैटेगरी वाइज कंपैरिजन देखते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड जॉब किनके लिए ये हो पाएगा। तो उन्हीं के अनुसार नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग में 19 इनके लिए भी रहा गया है। मिनिमम एज की बात करेंगे तो 21 ईयर्स। ग्रामीण विकास पदाधिकारी बिहार ग्रामीण विकास सेवा है ना, ये सब टोटल लेवल 7 का जॉब है। 161, 39 ऐसे आरक्षण के सब कोटिवार 393 बहुत ज्यादा, 133 फीमेल के लिए भी मिनिमम एज 21 वर्ष। राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष इनके लिए भी लेवल 7 का टोटल 287 और 83 है ना। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी बिहार पंचायत सेवा, आपूर्ति निरीक्षक बिहार आपूर्ति सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग लेवल 7 में टोटल 233 और 75 फीमेल के लिए 21 ईयर्स मिनिमम एज। प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी सबक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग लेवल 7 के लिए टोटल पद 125 फीमेल के लिए 44, 21 ईयर्स इनका भी मिनिमम एज है। ये 24 डिपार्टमेंट से 1945 यानी कि 1945 टोटल 1945 पद टोटल निकाला गया है। कुछ और भी हैं सारणी 2 में, कुछ अन्य हैं जो कि ये विभाग से अभी तक के फिलहाल, और कुछ अन्य में लिखा गया है सारणी 2 में। उसके बाद दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। 6 दृष्टि दिव्यांग, DD यानी कि मूक बधिर दिव्यांग, OH चलन दिव्यांग, MD मनोविकार दिव्यांग या बहुत दिव्यांग। अब देखिए इसमें अब परीक्षा की बात आती है, उनमें तो सब फिजिकल हैंडीकैप के बारे में बताया, इसमें है एग्जामिनेशन के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है।
तथा संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्ति पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। यहाँ पे बिल्कुल साफ तरीकों से इन्होंने लिख दिया है कि ताकि अगर सीट को कम किया जाए तो बच्चा ऑब्जेक्शन ना उठाए। ज्यादातर होता क्या है कि सीट अगर बढ़ गया तो बच्चा के लिए बहुत बल्ले बल्ले, कोई प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अगर घट गया तो बहुत ऑब्जेक्शन, क्यों घटा, ये घटा। तो इन्होंने लिख दिया है अपने नोटिफिकेशन में, साफ तौर तरीके से लिख दिया है कि प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्ति पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने लिखा है उक्त विज्ञापन, उक्त यानी कि ऊपर के विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों या एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। बच्चा बहुत ज्यादा अगर होगा तो एक पाली से लेकर 2 पाली में भी कन्वर्ट कर सकता है, एग्जामिनेशन सेंटर को भी और बढ़ाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 13,111 दिनांक 19/8/2024 के आलोक में प्रकाशित पद हेतु नियुक्ति संबंधी कार्रवाई CWJC नंबर इतना में दिनांक इतना को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में दायर SLP नंबर ये इतना SLP नंबर है में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगे। तो ये जो हमारा BPSC का विज्ञापन आया है, जो इसके आलोक में प्रकाशित किया गया है, पत्रांक हमारा ये है 13,111 दिनांक 19 अगस्त 2024 से ही इस पर बात आना स्टार्ट हो गया था। इसी के आलोक में हमारा ये भर्ती आई है, उसी का नोटिफिकेशन आज हम लोग देख रहे हैं। टिप्पणी में लिखा है उपयुक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in जो कि ऑथेंटिक एंड BPSC आयोग का एक लीगल वेबसाइट है, इस पे सारा जानकारियां उपलब्ध हैं। इसको आप सर्च करिए किसी भी तरह के चीजों के लिए। शैक्षिक योग्यता 17वीं में 17 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभिक, जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, इसमें अब बताया गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी भी विश्वविद्यालय से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप स्नातक पास हैं या इससे समतुल्य परीक्षा, यानी कि स्नातक आपको यूनिवर्सिटी से हैं या कोई ओपन बोर्ड से भी हैं, उसके समतुल्य परीक्षा, यहाँ पे नहीं लिखा है कि ओपन बोर्ड वाले नहीं दे सकते हैं, उससे कोई भी समतुल्य परीक्षा जिससे आप ग्रेजुएट की डिग्री आपको मिल जाती है, वो पात्र हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए खास करके दिया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय ऑप्शनल के तौर पे गृह विज्ञान होना चाहिए या तो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा। उसमें आपको बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए ऑप्शनल पेपर में इसमें से कोई एक को जरूर सेलेक्ट करना होगा, ऐसे आप तब जाकर के इसमें होगा आपका पात्र है आप फॉर्म भरने के लिए। ऑनलाइन नोट में लिख दिया है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। दूसरा सेकंड पॉइंट, विशेष शैक्षिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा। अपने इफिशियंसी, अपने शरीर के फिटनेस, अगर आप DSP बनना चाहते हैं तो उसमें फिटनेस भी जरूरी है, उसके अनुसार आप सारा पोस्ट को चुनेंगे, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। आरक्षण में बात आ जाइए, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और
राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो कॉलम दिया गया है उसमें अपना कैटेगरी सही सही जरूर बताइए। एससी, एसटी, ओबीसी जो बिहार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त आरक्षण है उसको आप जरूर कॉलम में सिलेक्ट करिए। थर्ड पॉइंट है जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, वो जनरल के अंतर्गत आएंगे, है ना। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 4 का ए सेक्शन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र जैसे आपको जरूर होगा, एकदम वहां पे होगा, जरूर लेगा ही लेगा। अस्थायी निवास या मूल निवास जिसको डोमिसाइल इंग्लिश में कहते हैं, प्रमाण पत्र आपको चाहिए। बी सेक्शन में है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा, है ना। पिछड़ा में है या तो आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है तो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी सीधे मांग रहा है, देखिए जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण प्रमाण पत्र मान्य होगा। सी सेक्शन में आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत करना होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो मैरिड हैं उनके लिए सबसे विशेष यहाँ पे ध्यान दें कि वैसे महिलाएं जो विवाहित हैं वो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता एवं वहां के एड्रेस के अनुसार सीधे लिख दिया पर रहित एवं उनके पिता के नाम एवं पता से पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। नहीं, पति के नाम से नहीं होनी चाहिए। जाति फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जाति कहां से सबसे पहला स्टार्ट होता है कि ये इस जाति से हैं, तो उनके घर से यानी कि उनके माता पिता के यहाँ से। उनके बाद जब शादी जब होता है तो वो तो फिर विस्थापन होती है, वहां से फिर आकर के वही व्यक्ति यहाँ रहना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए उनको अगर जाति का किसी प्रकार का कोई फंडा आता है, जाति प्रमाण पत्र भी अगर बनाने की जरूरत है तो अपने माता या पिता का एड्रेस और उनके नाम ही काम करेगा, है ना। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 26/2/2019 के आलोक में, है ना, अधिसूचना संख्या सामान्य प्रशासन विभाग के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा, है ना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अधिसूची प्रपत्र फर्स्ट में आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। आप सबसे पहले सेटिस्फाइड हो लेंगे कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जाति के अनुसार अपना कैटेगरी को आप सबसे पहले सिलेक्टेड कीजिए, उसके बाद यहाँ कॉलम में आप फिल करिएगा, तब आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा आप आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाएंगे। आरक्षण कोटि के निम्नवत है। एससी एसटी आरक्षित अनरिजर्व के लिए है ऑनलाइन में आरक्षण की कोटि यूआर हम यूज करेंगे, जैसा कि हर एग्जाम में आप जानते होंगे। अगर कोड है तो कोड 01 हम यूज करेंगे। अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट, है ना, एससी, उसके लिए 02 कोड करेंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी के लिए 4 करेंगे, एसटी के लिए 3 करेंगे, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 करेंगे,
पिछड़ा वर्गों की महिला अगर है तो 06 कोड भरेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको EWS के अंतर्गत अभी जो लिया गया है इसको EWS में, और उसका कोड हम 07 यूज करेंगे। फिर है बिंदु का में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 962 दिनांक कितना के आलोक में दिव्यांगों पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार उनको 4% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में आपको बताया था नोटिफिकेशन में, उसी प्रकार का इसमें वर्टिकल क्षैतिज आरक्षण जो कि डिसेबिलिटीज है ना, जो कि फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, फिजिकली बेंचमार्क इनको आरक्षण 4% का आरक्षण दिया जाएगा। 4% रिजर्वेशन हैव बीन रिकमेंडेड। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद अगर कोई अस्थायी रूप से दिव्यांग है, कि अभी हमारा मान लिया जाए कि कोई अंग है जो क्षतिग्रस्त है और हमने प्रमाण पत्र बना लिया, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और फॉर्म को भी हम भर दिए और 6-7 महीना 1 साल के बाद वो ठीक हो गया, तो उसको अस्थायी विकलांगता के रूप में नहीं माना जाएगा, अस्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र के रूप में उसको माना जाएगा। जो कि आपको आगे चल के कोई अगर फॉर्म भरते हैं या तो इसी में आगे का कोई काम होता है सिलेक्शन के बाद भी, तो आपको रीन्यूअल फिर से आपको वो प्रमाण पत्र न्यू बना करके आपको पेश करना होगा आयोग के सामने। पॉइंट ख में दिया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या ये दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2(1) के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता PWBD 40% या उससे अधिक। देखिए अब विकलांगता का भी परसेंटेज होता है कि आप कितने % डिसेबिलिटीज हैं, तो 40% या उससे अधिक जब हैं, तो उससे ज्यादा अगर ग्रसित अभ्यर्थी हैं को श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची फर्स्ट में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनुसूची 2 में शपथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी आपको PWBD का आपको फायदा मिल पाएगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुति लेखक की आवश्यकता होगी उन्हें ऑनलाइन आवेदन के खंडिका 3 में श्रुति लेखक के आवश्यकता कॉलम में यस करना अनिवार्य है। कॉलम को जो फुलफिल कर रहे हैं वो कॉलम में यस जरूर करें। अगर कॉलम को फुलफिल अपने अच्छा से नहीं किया तो आप पात्रता के भागीदार नहीं भी हो सकते हैं। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस है ना, किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस है, उस कॉलम में देगा कि आपके ऊपर कोई केस है, तो उसमें यस डालना है, आपको यस भरना है। आप डर के ऐसा करिएगा कि नहीं भर देंगे, उसको सब पता है, सारा चीज पता है, आपको कॉलम में यस भरना है, नहीं तो आपको फॉर्म भरा हुआ भी सब बेकार हो जाएगा, आपका एग्जामिनेशन देने के लिए आप सिलेक्टेड भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो पूछना चाह रहा है कि वो सही हमसे बता रहा है चीजों को कि छुपा रहा है, उसके पास सारा जानकारी है। तो आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस या अन्य किसी भी प्रकार का कोई केस रिलेटेड चीज है तो उसमें यस मारेंगे आप। 6 है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2342 दिनांक कितना आलोक में महिलाओं की रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% वर्टिकल रिजर्वेशन, 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, जो कि फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, उनकी पोता पोती नातनी नाती, ये सबको पोता पोती नाती नतनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 2% का लाभ उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा
प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 11/687 ये सब दिया गया है के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने को प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। ये भी आपको प्रमाण पत्र चाहिए कि हाँ हम उनके परिवार वाले हैं, हम उनके नाता हैं, नाती हैं, नतनी है, पोता है, पोती हैं, उसका भी प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये नहीं कि किसी का पोता किसी का नाती नतनी बन गए चक्कर में रिजर्वेशन के 2% के। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के अधिसूचना संख्या ये आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र ये सब दिया गया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र यथा मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्नातक या समतुल्य डिग्री औपबंधिक प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति का जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर रहित, ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं, जितने भी सारे लिखे हुए हैं तो सारा आपको उपलब्ध सबसे पहले ही करवा लेना है। अनुसूचित जाति में है तो ये प्रमाण पत्र, अत्यंत में है तो ये प्रमाण पत्र, निवास है ना, अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी है तो उसका प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग जन है तो उसका छूट से संबंधित प्रमाण पत्र, सारा के सारा और सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको अपलोड करना है। अगर आप विभाग में हार्ड कॉपी अगर उसके वेबसाइट पे भेज दिए, पोस्ट कर दिए कि मैंने ऑर्डर हम तो कर दिए हैं, बाय पोस्ट हम भेज दिए हैं बीपीएससी आयोग में, तो वो मान्य नहीं होगा। सॉफ्ट कॉपी स्कैंड कॉपी के द्वारा ही सारा मान्य होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन फिल फॉर्म कैसा है, ऑनलाइन मोड में है, तो ऑनलाइन मोड में ही पूरा का पूरा आपको लेगा। उम्र सीमा की अगर बात करें तो आपको 1/8/2024 तक न्यूनतम ये क्या दिया है, फंडामेंटल पॉइंट 1/8/2024 से आपका डेट ऑफ बर्थ गणना किया जाएगा। उसमें आपको 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष भिन्न भिन्न पदों के लिए भिन्न भिन्न एज ये दे दिया गया है। 37 वर्ष अधिकतम अनारक्षित वाले को लिए है, 42 ईयर्स। सारणी 1 के क्रम संख्या 2, 3, 4 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष, सारणी 1 के क्रम संख्या 15 से 23 तक एवं सारणी 2 के क्रम संख्या 1 को, ये सब आप पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान पूर्वक। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य होगी। हर बार आयोग किसी भी एसएससी का हो या तो फिर आरआरबी एनटीपीसी का हो या तो बीपीएससी का हो, बार बार आयोग कहती है कि हम मैट्रिकुलेशन में जो आपका जन्म प्रमाण पत्र का नाम है उसी को हम फंडामेंटल यहाँ पे मान्य देंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक कितना के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या इतना गजट इतना के आलोक में बिहार सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। 5 अवसर, देखिए लिमिट कर दिया है यहाँ पे, 5 बार यहाँ लिमिटेशन दे दिया है। उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की जो ऊपर 5 बार अवसर दिया गया है उसकी गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की इत्यर्थ उपेक्षा की जाएगी। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट पूर्वत अनुमान्य होगी। जो बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं वो अगर परीक्षा में भाग लेते हैं उनको 5 वर्ष की छूट पूर्वत होगी, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन कितना के आलोक में दिव्यांगों तथा संशोधन अधिनियम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर उम्र सीमा 10 वर्षों की छूट का अनुमान है। 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी में भर्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट या एनसीसी वालों के लिए भी
यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। सारे चीजों को एक एक करके बिंदुवार तरीके से पढ़ें। ऐसे भूतपूर्व सैनिक, एसएफ, सीओजी, ईसीओज जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वैसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जाएगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगा। ये सब के सब पढ़ना जरूरी है। शारीरिक क्षमता के अनुसार आप आइए, इसमें देखिए क्या लिखा है। शारीरिक क्षमता उम्मीदवार स्वस्थ, सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो, एक्टिव मोड में हो काम करने में, है ना, सुगठित शरीर, ढंग का शरीर, हेल्थ उसका अच्छा होना चाहिए तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों का भली भांति पालन करने में बाधा हो। यानी कि वैसे कोई भी व्यक्ति यहाँ मान्य नहीं होंगे जो किसी भी प्रकार से अस्वस्थ हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं या तो फिजिकली डिस्टर्ब हैं, है ना। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। ये आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सब डॉक्टरों के द्वारा बनाना जरूरी है। बिहार पुलिस सेवा या जिला समादेष्टा कार्याधीक्षक पद के उम्मीदवारों की शारीरिक संबंधी विनियमावली परिशिष्ट का में प्रकाशित है, उनको अच्छा से पढ़ेंगे जो ये सब उम्मीदवारी के हक रखते हैं। शुल्क की अगर बात करें तो 17th सीसी या सीडीपीओ के लिए बायोमेट्रिक फ्री के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए कोटिवार निम्न सूचना किया जाता है। बायोमेट्रिक फ्री के रूप में देखिए, फ्री के रूप में 200 रुपये। अगर आप आधार कार्ड सबमिशन दे रहे हैं, है ना, आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन में लगा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन में लगा रहे हैं तो ये आपका जो बायोमेट्रिक फीस है जो 200 रुपया आपको नहीं लगेगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 यानी 150 रुपये, है ना। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए किसी भी आरक्षण किसी भी श्रेणी का हो उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार, तो उसके लिए 150 यानी 150 रुपये। दिव्यांग अभ्यर्थियों यानी 40% या उससे अधिक जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज 40% कम से कम है वही दिव्यांग जनों के अंतर्गत आएंगे, या अगर उससे अधिक हैं तो और अच्छी, उनके लिए 150 रुपये लगेगा और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जो जीएसटी के रूप में या तो बैंक के रूप में जो भी कटेगा वो इनके अलावा आपको देना होगा, है ना। और साइबर कैफे में अगर भरवाओगे तो साइबर कैफे वाले भैया लेंगे वो अलग से। नोट में फिर लिखा है वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, जो अभी हम यहाँ पे बता रहे थे वही है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। अगर आप पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या दे रहे हो तो आपको 200 रुपया नहीं देना होगा बायोमेट्रिक फी का। वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी या बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के अस्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क के आधार पर अनियत किया जाएगा, है ना। ये से सारा के सारा फर्निश्ड एकदम दीजिएगा, साफ सुथरा। आयोग को आप बताइएगा कि हम किस विभाग से हैं। अब आइए 7th में बता रहा है यहाँ पे एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना। अब प्रारंभिक परीक्षा भाग फर्स्ट, है ना, जिसको आप प्रीलिम्स कहेंगे, पीटी, है ना, प्रीलिम्स टेस्ट हम कहेंगे। इसमें हम आप जब देखते हैं तो एकीकृत संयुक्त यानी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी,
जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के एमसीक्यूज क्वेश्चन होगा, है ना। के बहुविकल्पीय होंगे, 4 या 5 विकल्प जो भी होंगे, सीधे यहाँ पे लिखा बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, टाइमिंग 2 घंटा, कुल प्रश्न 150, कुल अंक 150 अंक, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर, एक प्रश्न का 1 नंबर। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इज वेरी बिग नेगेटिव मार्किंग, सबसे बड़ा, इससे बड़ा नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होता। 1/3 नेगेटिव मार्किंग सबसे बिगर। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, है ना। उसके बाद जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु प्रारंभिक परीक्षा, जब आप पीटी क्वालिफाई करेंगे तो आप मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए आप क्वालिफाइड होंगे। और बोला है कि मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संचित रिक्तियों की 10 गुनी होंगी। कुल रिक्ति है, जितने पद है उनका मात्र 10 गुना। पीटी में जितना भी बच्चे आ जाएं 10 गुना, यानी कि जितने रिक्तियां उनका 10 गुना मेंस के लिए जाएंगे क्वालिफाइड हो। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन परीक्षा के लिए किया जाएगा। इसके बाद यही सब रिलेटेड है, कौन से कितना पिछड़ा वर्ग के लिए इतना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए इतना, दिव्यांग के लिए इतना न्यूनतम, आपको ये परसेंटेज की बात है। अब आइए मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा के भाग 2, जिसको हम मेंस कहते हैं ना, उसमें होगा सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी जो कि 100 अंक का रहेगा आपका। और इस विषय में कम से कम मिनिमम 30% मार्क्स आपको, यानी 30%, यानी कि 100 का 30%, 100 का 30% यानी कि 30 नंबर, है ना। इतना लाना जरूरी है, किंतु मेगा निर्धारण के पश्चात में इसकी गणना नहीं की जाएगी, इनका नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपको 30% मिनिमम लाना ही होगा। सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 2, यानी कि जिसको हम GS1 GS2 बोलते हैं ना। GS1 में आपका 300 अंक, 300 अंक, GS2 में आपका 300 अंक, है कि नहीं। और निबंध, निबंध निबंध में 300 अंक, 300 अंक निबंध में। अब व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, यानी कि इंटरव्यू, इंटरव्यू में आपका 120 मार्क्स, यानी कि 900 और 120, 1020, इतना टोटल अंक का आपका सारा के सारा परीक्षा होगा इसमें। और इसी पे आपका सारा मेरिट तक डिपेंड करता है। ये आपका 300 अंक GS फर्स्ट पेपर, GS2 पेपर में और निबंध में, और इंटरव्यू साक्षात्कार के रूप में। उसके बाद है वैकल्पिक विषय में। वैकल्पिक विषय में ऑप्शनल में आपका बहुत सारा ये सब वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्यिक शास्त्र एवं लेखा विधि, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास एवं समाज कल्याण, विधि प्रबंध, गणित, यांत्रिक इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, ये सब जितने भी हैं और ये सब उनका कोड दिया गया है, उनमें आप लीजिए, है ना। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इस सामान्य हिंदी का 100 अंक, इसमें भी 30% लाना होगा। GS फर्स्ट 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीयक 300 अंक। इसमें आपका ऑप्शनल पेपर, इसके लिए कुछ कंडीशन दे दिया है ना। बाल विकास परियोजना के लिए कंडीशन दे दिया है कि ऑप्शनल पेपर आपका विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, समाज श्रम एवं समाज कल्याण, ये चारों में से कोई एक ऑप्शनल आपको रहना जरूरी है इस पोस्ट के लिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा। अगर आप पीटी क्वालिफाई कर गए हैं तो मेंस के लिए आपको फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मेन परीक्षा के लिए एकीकृत मुख्य लिखित यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे
जो 17 संयुक्त मुख्य परीक्षा के लिए अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में होंगे। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में होंगे, दोनों लैंग्वेजेज में एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। सभी भाषांतर विषयों के उत्तर हिंदी, देवनागरी या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी। थर्ड, प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने के उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश, ये वो। उसके बाद ये सब आरक्षण मुख्य लिपिक परीक्षा में 2.5 गुना। यहाँ पे देखिए, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, यानी कि मेंस में जो रिटन एग्जाम है उसके आधार पर रिक्तियों के 2.5 गुना कोटिवार समान कट ऑफ किसके लिए चयन व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाएगा। यानी 2.5 गुना आपको इंटरव्यू के लिए आपको दिया जाएगा, है ना। 2.5 गुना बच्चा को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जो मेन परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा देंगे उनके 2.5 गुना एलिजिबिलिटी के अंदर आएंगे, तो उनका मात्र 2.5 गुना ही बच्चा को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। व्यक्तित्व परीक्षण मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा। 120 अंक का आपका इंटरव्यू साक्षात्कार आपका 120 अंक का होगा। व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। जिन बच्चों को या आमंत्रित उम्मीदवारों को जिनके लिए इंटरव्यू के लिए उनको आमंत्रित किया जाना है वो उसको जाना जरूरी है, अन्यथा आप मेधा सूची में नहीं आएंगे। अगर आप मेंस में क्वालिफाइड कर गए हैं और आपको लिस्ट में नाम आ गया है और आपको उम्मीदवारी इंटरव्यू के लिए तय की गई है आयोग के द्वारा, तो आपको जाना जरूरी है। अधिमानता का चुनाव, साक्षात्कार के समय अधिमानता कोड एवं सेवा या पद का नाम उल्लेख स्पष्ट रूप से करेंगे तथा रिक्त कॉलम को स्पष्टता क्रॉस करेंगे। जिस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिकता अंक नहीं की जाएगी उस पद के बाद में उम्मीदवारी द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जाएगा। कह रहा है कि जिस समय आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, उसके समय अधिमानता कोड एवं सेवा या पद का नाम बहुत जरूरी है, उसको आप देंगे। स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा। व्यक्तित्व परीक्षण के पश्चात सभी उम्मीदवारों के आयोग में गठित चिकित्सक बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है। उक्त जांच के समय नगद 16 रुपये मात्र जमा करना अनिवार्य है। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार विहित सेवा के लिए निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह उस सेवा या नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। 16 रुपया आपको वहां पे लगेगा, है ना, 16 रुपया देना होगा। चलिए मेधा सूची की अगर बात करें, इसमें एक और बात है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आपको किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के आधार पे आपको नंबर और आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। आपको नॉर्मलाइजेशन कोई किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत होता है तो उसमें आयोग सीधा लिखा भी है कि हम उसमें जिम्मेदारी नहीं लेंगे, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हम इसमें करेंगे। तो बाल विकास मेधा सूची की अगर हम बात करें तो लिखा है 17वीं संयुक्त परीक्षा के 900 अंक, है ना, प्रथम पत्र ये सब मिला के, और 120 अंक इंटरव्यू का, टोटल वही चीज जो हमने बताया आपको। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 28/9 से शुरू हो जाएगी। 28/9/2024 28/9/2024 लास्ट डेट 18/10/2024 है। ये बढ़ा भी सकते हैं आयोग। अगर किसी भी प्रकार का विजिट करना है तो इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए सारा वैलिड पासपोर्ट साइज फोटो, अपना एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर जरूर रखेंगे, और अंतिम परीक्षा फल तक आने तक मोबाइल को आप जरूर रखेंगे, फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीजों को आप देखते रहें। सारा स्कैन यानी कि सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, क्वालिटी, कैमरा का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उससे आप फोटो खींचेंगे। यही लिखा है क्वालिटी ऑफ वेबकैम, इट इज द टाइप ऑफ फोटोग्राफ, है ना।
फोटोग्राफर अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर स्कैन्ड इमेज वो पीडीएफ में नहीं, जेपीजी या जेपीईजी के फॉर्मेट में आपको करना है। इस डायमेंशन में आपको रखना है, डायमेंशन भी दे दिया है। आवेदन ऑनलाइन करने की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में आपको बताया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो आप क्रिएट करेंगे, उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देखेंगे, वो फॉर्म को आप प्रोसीड करेंगे। सारा एप्लीकेशन वही है। पेमेंट आपको ऑनलाइन फॉर और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट या पेमेंट ऑनलाइन मोड में आपको करना है। डैशबोर्ड पर रोल अप टैब ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारा हेल्पलाइन नंबर भी अपना ही दे दिया है। आयोग हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। किसी भी प्रकार का ओनली फॉर क्यूरी रिलेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। अन्य निर्देश, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हो वे अपना आवेदन कैंसिल नहीं कर पाएंगे। गलती अगर फॉर्म एक बार भर दिए तो वो कैंसिल आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यही सारी चीजें जो हमने आपको बताया और ऊपर जो भी लिखा हुआ चीज था। आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय उन अभ्यर्थियों को सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी और ये उनका लीगल वेबसाइट है। और ये परीक्षा नियंत्रक के द्वारा ये 23/9/2024 को ये पत्र बिल्कुल परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा लिखित कर दिया गया था। आज हम आपको नोटिफिकेशन का फुल्ली जानकारी हमने दिया और साथ ही साथ आपको से ये भी निवेदन है कि बीपीएससी में लग जाइए, बहुत ही अच्छा एक सुनहला मौका है। और बीपीएससी आयोग से भी हमको हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कदाचार मुक्त परीक्षा करवाएं और बिल्कुल क्लीन इन्वायरमेंट के साथ कदाचार मुक्त परीक्षा करवाएं ताकि बच्चों का विश्वास आप पे बना रहे, किसी भी प्रकार का कोई भ्रांतियां के बीच में आप लोग ना आए। तो बच्चों आज का यही हमारा नोटिफिकेशन आपको हमने बताया और आप लगे रहिए, डटे रहिए और इस चैनल से भी जुड़े रहिए। इस चैनल से बने रहिए और जुड़े रहने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।